हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। आज मैं लेकर आया हूं इस वन शॉट वीडियो में क्लास 12th के लिए सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सभी कॉन्सेप्ट्स, थियरीज एंड एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो भाई ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्या ज़रूरत थी पार्टनरशिप की। तो ये कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है, सबसे पहले आपने 11th में देखा होगा, एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में आपने पढ़ा होगा अक्सर। एक सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो बेचारा अकेला बिजनेस करता है। सोल मतलब अकेला, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा बिजनेसमैन जो अकेला बिजनेस कर रहा है। तो सर ये 1% कंपनी क्या होती है? उसमें भी तो अकेला ही होता है, बट वो कंपनी होती है। कंपनी और सोल प्रोप्राइटर में फर्क होता है। सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराता। नॉर्मली वो बिजनेस जो सर्टिफिकेट होता है, स्थापना का प्रमाण पत्र यानी कि गुमास्ता वगैरह बोलते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस चलाना शुरू कर देता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, वो कंपनी एक्ट में चलता है। तो सोल प्रोप्राइटर के साथ बड़ी दिक्कत थी। किसी दिन वो बीमार पड़ जाए तो दुकान बंद, किसी दिन वो घूमने चला जाए तो दुकान बंद, किसी दिन वो किसी शादी और फंक्शन में चला जाए तो दुकान बंद। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अकेला अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो अपने साथ एक बंदे को और जोड़ लेता हूँ। यानी कि अकेला जो लाला था, इसने अपने साथ एक बंदा और जोड़ लिया और इसका नाम था बाला। ठीक है, एक बंदा और जोड़ लिया। और अब लाला छुट्टी पे रह जाता है तो बाला रहता है, बाला छुट्टी पे जाता है तो लाला रहता है। कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बिजनेस अच्छा चलेगा, बेटर चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज़, बाला आएगा तो कुछ पैसा लेकर भी आएगा। यानी दो लोग ज़्यादा, एक से भले दो, दो से भले तीन, अक्सर सुना होगा आपने ये कहावत। तो यहाँ से जन्म हुआ पार्टनरशिप का। यानी कि सोल प्रोपरेटर के जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको खत्म करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो पार्टनरशिप होता क्या है? मेनली अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग, व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट या लाभ कमाना है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है सोल प्रोप्राइटर के ड्रॉबैक से। सोल प्रोप्राइटर की समस्या को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप आया। तो अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर टू और मोर पर्सन्स और इंडिविजुअल्स एग्री टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। डेफिनेशन कहा, एज पर सेक्शन, डेफिनेशन जो है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स यानी कि डेफिनेटली दो से ज्यादा लोग होंगे, दो या दो से ज्यादा, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। या तो बिजनेस को सभी चलाएंगे, सबकी ओर से कोई एक चलाएगा। इट इज द डेफिनेशन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये डेफिनेशन और ये मीनिंग है। यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप होता है। मैं बात करूं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है? सबसे पहली चीज, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, फीचर्स। तो सबसे पहला है टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा, बट मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम आपको 50 याद रखने हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50। टू और मोर, कम से कम दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन। चलो यार बिजनेस करते हैं, उसने भी कहा चलो, लाला ने कहा बाला से चलो यार बिजनेस करते हैं, हाँ चलो यार बिजनेस करते हैं, ये ओरल एग्रीमेंट है। अगर इसी को राइटिंग में लिख लिया जाए तो ये रिटन भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो इलीगल है, कानून की नज़र में जो गैर कानूनी है, वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, पार्टनर तभी कहलाएगा जब वो प्रॉफिट, भाई बाला को साथ में रख लिया, बोले तुमको मैं सैलरी दूंगा, तो वो तो तुम्हारा एम्प्लॉय होगा, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर वही जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का काम करेगा। मेरे एब्सेंस में, लाला के एब्सेंस में बाला जो भी काम करेगा वो ये माना जाएगा कि वो एज अ मालिक ही कर रहा है। और जब बाला एब्सेंट होगा तो लाला जो भी काम करेगा वो एज अ प्रिंसिपल या एज अ एजेंट, एक दूसरे को अपने काम की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। यानी दोनों मालिक हैं और दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं। किसी दूसरे का काम जैसे हम करते हैं ना, जब एक एजेंट दूसरों का काम करता है तो वो क्या जिम्मेदारी लेता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो मैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर लाला के एब्सेंस में बाला कोई काम करता है वो गलत हो जाता है तो लाला ये नहीं बोल सकता मैं नहीं था इसलिए गलत हो गया तो तुम जानो। नहीं, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंसी की जो बात हो रही है यहाँ पर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर फर्म किसी भी वजह से बंद होती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो भाई
जो भी पैसा कम पड़ेगा वो आपको पहले तो बिजनेस के एसेट से आप ले लोगे, लेकिन अगर और कम पड़ा तो आपके घर के एसेट से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है, यानी जब तक आपकी फर्म की पूरी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप फ्री नहीं हो सकते, चाहे आपको घर से पैसा लाना पड़े। दूसरा है राइट्स ऑफ पार्टनर। हर पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं, सीधी सी बात है, पार्टनर है तो कुछ ना कुछ राइट्स होंगे। तो सबसे पहला राइट है शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, जो भी रेशियो होगा उसमें प्रॉफिट। दूसरा, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, मीटिंग सजेशन जो भी है उनमें पार्टिसिपेट करने का उसको राइट होगा। बी कंसल्टेड इन द पार्टनरशिप मैटर्स, भाई कोई भी मैटर है, ऐसा नहीं कि लाला ने बाला से पूछे बगैर या बाला ने लाला से पूछे बगैर कोई भी बड़ा डिसीजन ले लिया, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना है। रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक राइट नहीं है, ये कानून के तौर पर है देखा जाए तो, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है हमने, और अगर किसी पार्टनर ने कुछ फर्म को लोन दिया है तो उस पर वो 6% का इंटरेस्ट ले सकता है एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर एनम। और दूसरा, इंस्पेक्टेड कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई लाला और बाला एक दूसरे को बताएंगे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ झोलमोल। ठीक है, तो वो हर एक पार्टनर का राइट होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। डिसअलाउड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, लाला और बाला पार्टनर थे, अब लाला ने कहा भाई देख बाला, मैंने तेरे को पार्टनर बनाया, अब मैं काला को लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब अकेला लाला ही काला को ला सकता है, अब भाई दो पार्टनर हो गए या दो लोग हो गए तो दोनों की मर्जी से नया पार्टनर आएगा, एक दूसरे को, एक नए पार्टनर को आने से दोनों रोक सकते हैं, तो जब तक दोनों सहमत नहीं हो जाते नया पार्टनर नहीं आएगा। तो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, वो वाला हाल है, यानी दोनों पार्टनर को राजी होना बहुत जरूरी है, तभी तीसरा पार्टनर आएगा, और नहीं तो अगर एक पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर्स को आने से रोक सकता है, तीसरे पार्टनर को आने से। ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी बिजनेस के एसेट्स होंगे वो सब ये पार्टनर ज्वाइंट ओनर कहलाएंगे इन रेशियो, जो भी इनका रेशियो होगा उसी रेशियो में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो अक्सर एक चीज याद रखना कि जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट अगर राइटिंग में होगा है तो उसी को हम डीड कहते हैं, इसी को पार्टनरशिप लॉ, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड, ये सब नामों से जाना जाता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है, इट इज एन रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, तो रिटन एग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर एक रिटन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ओरल है तो नहीं, रिटन एग्रीमेंट है तो वो डीड होगा। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप द हेल्प्स द अवॉइडिंग द फ्यूचर डिस्प्यूट, भाई भविष्य में जो भी झगड़े होंगे वो इसी से सुधारे जाएंगे या इसी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने डीड बना के रखी है, क्योंकि फ्यूचर में जब हम कोई चीज, देखो ओरल में अक्सर झगड़े होने के चांस है, ओरल में कोई डीड हुई लोग भूल जाते हैं, आज तुमने क्या बोला कल तुम भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज लिखी हुई रखी रहे तो हम उनको ओपन करके दिखा सकते हैं, देख भाई ऐसी डील हुई थी हम दोनों के बीच में। तो इसीलिए क्या करना है, फ्यूचर के झगड़ों से बचना है तो डीड को राइटिंग में रखना चाहिए। ऑल्सो कॉल्स आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसी को जैसे कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वैसे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड अगर देखा जाए तो रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटी, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। भविष्य में जो भी पार्टनर मना करेगी नहीं ये वाला तो मेरा काम है ही नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम करो, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम करो, तो इन दैट केस आपको डीड काफी मदद कर सकती है। हेल्प्स टू अवॉइडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे चलो यार बिजनेस करते हैं, हाँ चलो बिजनेस करते हैं, कौन से रेशियो में, 60-40, 60-40, उसने सोचा 60 मेरा 40 उसका होगा, है ना। अब कल को जो बोल रहा था उसने सोचा 60 तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, 40 इसके लिए बोल रहा हूँ, हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू। अगर आप इसी को लिख दोगे कि लाला को कितना मिलेगा, बाला को कितना मिलेगा, तो फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी। इसके अलावा सेटल द डिस्प्यूट्स, अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई भी झगड़े हो जाते हैं, और अगर हमने उसके बारे में, यानी डीड जितनी डिटेल में होगी झगड़े होने का चांस उतना फ्यूचर में कम है। देखो झगड़ा तो होने को तो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट झगड़े का समाधान हमारी डीड के अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो डीड जितनी डिटेल में होगी उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे आप। अब भाई डीड में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए, बच्चे अक्सर मैंने देखा है इसको बुक्स में से रटते रहते हैं। यानी मैं कहूँ कि आपको एक डीड बनानी है, अब इस डीड में क्या क्या लिखना है, तो भाई सीधी सी बात है, डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है ना, इसमें हर वो चीज़ लिख दो जिसपे तुम झगड़ सकते हो फ्यूचर में, एवरी पॉइंट जिसपे फ्यूचर में झगड़ा हो सकता है सब मेंशन कर दो। सर किस किस चीज़ पे झगड़ा हो सकता है, तो बच्चों से पूछो तो एक ही पॉइंट याद आता है कि सर प्रॉफिट को लेकर झगड़ा होगा। भाई ये प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है, ठीक है, प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है, इससे पहले कई चीज़ों पे झगड़ा हो सकता है कि बिजनेस का नाम क्या रहेगा, लाला बोलेगा बिजनेस का नाम रहेगा लाला एंड सन्स, बोलेगा ये कौन सी बात है, मेरे को पार्टनर बना रहा है, फर्म का नाम रखना लाला एंड सन्स, ठीक है, लाला एंड बाला एंड सन्स करो, लाला एंड बाला, ठीक है। तो भाई पार्टनर का नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम से श्री गणेश करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज नेचर ऑफ फर्म, किस चीज को लेकर आप बिजनेस करोगे। तीसरी चीज प्लेस को लेकर झगड़ा हो सकता है कि भैया कहाँ पर बिजनेस ओपन होगा। चौथी चीज झगड़ा हो सकता है कि स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी,
लाला सोच रहा है मैं अपने बर्थडे के दिन स्टार्ट करूंगा, ये सोच रहा है मैं अपने बर्थडे के दिन स्टार्ट करूंगा, फीता काटूंगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो भाई आप स्टार्टिंग वगैरह जो भी डे है, इसके अलावा फिर इसके बाद कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर एक और चीज़ हो सकती है कि भैया इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ड्राइंग्स के क्या कंडीशंस होंगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी, क्या होगा, और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हु ऑपरेट द बैंक चेक्स और चेक्स रिलेटेड मैटर। ठीक है, इसके अलावा कौन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, कौन ऑडिट करेगा। ठीक है, किसको कितना कमीशन मिलेगा, सैलरी एंड कमीशन के बारे में भी लिख सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, हम सैलरी के बारे में लिख सकते हैं, सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, इसके अलावा जो भी पॉइंट फ्यूचर में आप इवन अगर तुम किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे भी झगड़ा हो सकता है, अगर वो आपको पता है कि इस पे हो सकता है तो आप मेंशन कर दो, सो दैट क्लियरिटी बनी रहे। तो पार्टनरशिप डीड में हर वो पॉइंट लिखना चाहिए जिस पे फ्यूचर में झगड़ा होगा। हाँ, नया पार्टनर कैसे आएगा, न्यू पार्टनर्स की कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यू पार्टनर, भाई न्यू पार्टनर्स की एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, कि किसी को और बिजनेस छोड़ के जाना है तो ऐसा नहीं होगा आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैं आज ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है। तो रिटायरमेंट की क्या कंडीशंस होंगी, कितने दिन पहले नोटिस देना है, वगैरह वगैरह, हर वो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी 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 रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर वो, मैंने 1 साल पहले ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 डेढ़ साल हो गया उसको। जब इसने स्टार्ट किया था तब भी मेरे से कंसल्टेंसी ली थी उसने। तो उसने कहा कि सर अभी वो पार्टनरशिप में चल नहीं पा रहा है, तो मैं अब सोच रहा हूँ अकेला ही चलाऊँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया, बोले अरे सर बस वही छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह वगैरह। तो सीधी सी बात है, झगड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद होगा। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम हो सकता है वी आर द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे को, कहते हैं ना, आंखों तले ना बहाना, मतलब एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। तो भाई ये सारी सिचुएशन ना आए, इसीलिए आप डीड को जितना डिटेल में बनाओगे झगड़े होने के चांस उतने कम होंगे और बिजनेस की लाइफ ज़्यादा होगी, बिजनेस लंबे समय तक चलने के चांस रहेंगे। नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस आज शुरू होते हैं कल खत्म हो जाते हैं। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, भाई मैंने बहुत बोला कि डीड बना लो, डीड बना लो, लेकिन तुम तो नहीं सर वी आर द बेस्ट फ्रेंड। अरे शादियां टूट जाती हैं भाई 7 कस्में खाने के बाद। ठीक है, इतने सारे लोगों के सामने 7 कस्में खाने वगैरह शादियां टूट जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा बिजनेस है। तो हमने कहा डीड बना लो, डीड बनाना भूल गए। नहीं हम तो अच्छे फ्रेंड हैं, हम कभी लड़ते ही नहीं, हम कभी झगड़ते ही नहीं, और आपने बिजनेस शुरू कर दिया। अब भविष्य में क्या होगा, झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो किन किन चीज़ों को लेकर झगड़ा हो सकता है और उन चीज़ों से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे। तो भाई डीड बनाना अगर आप भूल जाते हो तो कुछ कानून होगा इसके रिलेटेड, यानी कि हमारा कंपनी जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आप डीड बनाना भूल गए हो और कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपका झगड़ा हो रहा है तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास है। जैसे उन रूल्स को कहते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शुरुआत के आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसी में से आप 2-4 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो रूल्स क्या एप्लीकेबल है, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आपके बीच में झगड़ा हो गया, आपने पहले 60-40 बोला था, अब ये नहीं डिसाइड किया किसका 60 किसका 40, झगड़ा हो रहा है, मैं 60 लूंगा तुम 40, वो बोल रहा है मैं 60 तुम 40। तो भाई यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा, क्योंकि कानून अंधा है, कानून ने नियम ऐसे बनाया है कि भाई ना तेरा ना मेरा, बीच बात। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, झगड़ा हो रहा है, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया, एक पार्टनर चाहेगा ना कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा फायदा होगा, उसने कम लगाई उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, पार्टनर से किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा सैलरी टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन भी लिख लेना यहीं पर। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कमीशन और सैलरी नहीं, नो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, सर कैपिटल तो सबने लगाई, उस पर नहीं मिल रहा, इस पर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लोन वो होता है जो कैपिटल इनिशियल स्टेज में लगाते हैं। लोन जब बिजनेस रोकने लगता है, बिजनेस की चाल धीमी पड़ जाती है पैसे की कमी से, तो एक बंदा आता है मसीहा बन के और वो फर्म को कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है, तो वो लोन कहलाता है। तो लोन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन @6% पर एनम, और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको 0.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पार्टनर को
जिसने लुग्न दिया है, ठीक है, जितने महीने के लिए दिया, जितने दिन के लिए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर भाई कैसे होगा, ठीक है, दोनों की मर्जी से, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से या म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है, आपसी सहमति से, हिंदी में बोले तो आपसी सहमति से, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक पार्टनर राजी और एक मना कर रहा है, नहीं आएगा पार्टनर, जब तक दोनों नहीं राजी हो जाते नहीं आएगा। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर मैं इसकी थोड़ी सी समरी में आपको बताऊं तो क्या है, देखना ध्यान से रखना, नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो आईओडी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और कह सकते हो नो एडमिशन, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए आपको याद रखना है, ये तो आपके 5 है। और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। बस इतना सा याद रखना है, पूरे के पूरे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यही रूल्स है। नो सैलरी, नो कमीशन, नो एडमिशन, नो आईओसी, नो आईओडी, एज वेल एज प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। बस इतना सा है। अगर आप देखो तो रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो जो आपने 11th में देखा था, अगर 11th के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखे तो आई बटन पर प्रेस करके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 11th के वन शॉट वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट कैसे बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। तो जहां तक वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था, एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी बनेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके आपने जो जर्नल किया था, लेजर किया था, ठीक है, वो सारी कहानी यहाँ पर सेम चलती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस किया था, ठीक है, वो सब आपने बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो होती है वो वैसी बनती है, बस बैलेंस शीट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। तो ट्रेडिंग पीएनएल तो आपको बना लेना है। अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकलता था, वो नेट प्रॉफिट क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अकेला था, तो उस पूरे के पूरे प्रॉफिट को हम क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे। बट यहाँ पर अकेला नहीं है इंसान, मिनिमम 2 तो है ही और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो प्रॉफिट के ऊपर किसी एक का हक नहीं है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएट वे में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एज पर दी पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है और उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऐसा भी कह सकते हो, प्रॉफिट को अगर रेशियो में ही बांटना होता तो भी बांट देते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने जो इससे पहले देखा, पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, सर ये पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो फिर वो तो पीएनएल में लिख सकते हैं, नहीं भाई, जितने भी इनसाइडर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस कहलाते हैं और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में आते हैं। दूसरी चीज, एप्रोप्रिएट वे में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने 5 लाख कैपिटल लगाई, एक बंदे ने 1 लाख और एक ने लगाई ही नहीं, सर उसको क्यों पार्टनर बनाया जिसने लगाई नहीं, तो फिर उसको क्यों पार्टनर लगाया बनाया जिसने 1 लाख लगाया। उसको वो भी तो सोच सकता है जिसने 5 लाख लगाया, कुछ होंगी, कुछ किसी की कमजोरी, किसी की वीकनेस या किसी की कुछ स्ट्रेंथ होगी। जिसने पैसा नहीं लगाया हो सकता है सबसे ज्यादा ब्रिलियंट वही हो, तो इसीलिए कैपिटल के उस पर मत सोचना। लेकिन जिसने पैसा लगाया वो चाहता है यार मेरा पैसा ज्यादा लगा है तो मुझे एटलीस्ट इस पर कुछ ब्याज तो मिले, ब्याज तो मेरा मारा ही जा रहा है फोकट का। तो हमने प्रॉफिट में से पहले आईओसी दे दिया, फिर किसी को सैलरी, किसी को कमीशन, किसी ने पैसा बिजनेस से निकाला तो उसको पनिश करने के लिए हमने उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया। तो ये सब चीजें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्रोप्रिएट वे में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सारे के सारे ट्रांजेक्शन इनसाइडर से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें सब क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होगा हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। यानी कि यहां तक आपने 11th में पढ़ा था, नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस गिवन रहेगा, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नोट, एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 2 चीजें मैं आगे इनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी होगा ये सब अकाउंट, एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखी जा सकती, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, आईओसी, आईओडी, और अगर कोई रिजर्व है जो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट, अलग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में, तो ये सब पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में आएगा, ना कि पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर का आईओसी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी मैं आपको बहुत जल्द समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास, आपने जो 11th में नेट प्रॉफिट निकाला था, अगर वो नेट प्रॉफिट गिवन है तो पीएनएल अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको हम
यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दी जा रही हैं, ठीक है, वन बाय वन इनसाइडर से रिलेटेड सारे आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर, अभी हम एग्जांपल के तौर पे 2 ही पार्टनर लेंगे सो दैट हमारा फॉर्मेट थोड़ा छोटा रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, सपोज हम मान लेते हैं दोनों को मिल रही है बट अलग अलग मिल रही है, ठीक है, अगर किसी को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन लिखो यहाँ पर, ठीक है, कमीशन भी लिख दो, ए एंड बी का जो भी होगा। इसके बाद अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये फर्म की इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है या खर्चा है, तो फर्म के डेबिट साइड आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई दोनों ने पैसा निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम चार्ज करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी एज पर डीड। जितनी भी यहाँ पर चीजें आ रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये सब डीड के अकॉर्डिंग आती हैं, इसीलिए इनका नाम एप्रोप्रिएशन में इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। डीड में होगा तो आईओसी मिलेगा, डीड में होगी तो सैलरी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगर डीड साइलेंट है तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो आईओडी, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात हो रही है कि यार कुछ हिस्सा जो है अपन जनरल रिजर्व में थोड़ा सेट असाइड कर देते हैं, फ्यूचर में काम आ जाएगा अपने, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट, आप दोनों लिख लीजिएगा क्योंकि कौन सा मेथड यूज होगा वो हम आगे डिसाइड करेंगे। फिक्स मेथड है तो करेंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई, अगर लॉस हो रहा होगा तो सीधी सी बात है, लॉस को बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहां पर आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट है। इसमें ये मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इनसे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज की बात कर लेता हूँ। हर एक चीज़ की 2 जर्नल एंट्री होंगी। एक तो हम कह सकते हैं कि जो हमने खर्चा करना है, जो एप्रोप्रिएशंस है, उनका एक ट्रांसफर की एंट्री होगी, वो उनके रिस्पेक्टेड अकाउंट्स में जाएंगे, और दूसरा उसको एक ट्रांसफर की एंट्री होगी, एक चार्ज करने की एंट्री, एक ट्रांसफर की एंट्री। तो अगर जनरल एंट्री करने के लिए एग्जाम में आता है तो एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर हमारे पास जो पीएनएल था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा जो ट्रांसफर होकर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, तो एक एंट्री तो यहां से बनती है, इसकी बिल्कुल बनती है, बोलो यस। क्या एंट्री बनेगी? पी एन एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री तो आपने, सपोज करो आपका 5 लाख का प्रॉफिट था, प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। दूसरी अगर मैं एंट्री की बात करूं, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो इसकी 2 एंट्री होंगी, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए खर्चा है, तो 2 एंट्री होंगी, ये समझना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब लिखना है? अगर पार्टनर्स फिक्स मेथड यूज करते हैं तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब ये जो है, इससे आप क्या करोगे, करेंट अकाउंट में पैसा चला गया, आपके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में पैसा चला गया। दूसरी एंट्री इसे ट्रांसफर करने की, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, तो सारे एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होने वाले हैं, जो फर्म के लिए खर्चा है एक प्रकार का। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्री आपने यहां पर कर ली, ठीक है। सपोज करो टोटल इंडिविजुअल नेम से लिखोगे आप, अगर ए और बी है, सपोज एक का 60 एक का 40, फिलहाल में मैंने यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, साथ में लिख दिया। इसको आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, जो कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जस्ट अपोजिट, ये फर्म के लिए इनकम है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, सॉरी हमको तो डायरेक्ट जनरल एंट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, पहली एंट्री है चार्ज करने की, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब पार्टनर्स दुखी हो रहा है, डेबिट मतलब दुखी, क्रेडिट मतलब सुखी, सुखी या खुशी। ठीक है, यहां पर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, खुश हो रहा था, हैप्पी, खुशी। ठीक है, ओह सॉरी दुख हो गया ये तो, ठीक है, खुश हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई बिजनेस से पैसा निकालोगे तो उस पार्टनर को तो दिक्कत होगी ना जिसने नहीं निकाला, तो वो चाहता है कि तुम पे क्या लग जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ताकि तुम बिजनेस से पैसा निकालना बंद करो। तो यहां पर ये देखो ये दुखी हो गए। ठीक है, गलत बात है। पापा के डेबिट कार्ड से कभी शॉपिंग करके देखना, ठीक है, और फिर उनको बताना पापा मैं तो आधी सैलरी उड़ा के आ गया, दुखी हो जाएंगे बेचारे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये यही एंट्री होगी। अब अगर इसको मुझे क्लोज करना है तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो क्लोज करने हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फर्म इससे खुश हो जाएगी। फर्म का कौन सा अकाउंट होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फर्म खुश हो गई। सपोज करो 20,000 है, टोटल 20,000 है, किसी का कितना है वो हम आगे देखेंगे। इंडिविजुअल नेम लिखोगे, सपोज अगर ए और बी है तो आप लिखोगे एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, सॉरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी फिलहाल में क्योंकि हम ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा सैलरी, तो सेम चीज यहाँ पे सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स को कैश में नहीं दी है तो कैपिटल करेंट साथ में लिखते चलना। ठीक है, अगर कैश में नहीं दी और कैश में अगर लेके चला गया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब फिर हम यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अब ये सैलरी कहाँ चली जाएगी, ये सैलरी एंड कमीशन एक साथ, बिल्कुल सैलरी और यहाँ पर स्लैश कमीशन भी लिख लिया। ठीक है, अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये फॉर्म डेबिट हो गया। सपोज करो 50,000, ठीक है, 50,000 हमने पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर खुश, पार्टनर हैप्पी एंड फर्म दुखी हो गई। ऑन क्लोजर ऑफ द सैलरी अकाउंट, कुछ ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, अच्छा ओके, ये वाली एंट्री यहां पर है, ये वाली एंट्री यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू, और रिजर्व में अगर हम लोग पी एंड एल में अगर कुछ एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर कुछ हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जनरल रिजर्व, गुल्लक बना दिया, गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं, दोनों का जाएगा, तो सीधी सी बात है ये हमारा इससे क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो 5,000 रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, ये भी एप्रोप्रिएशन है, भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगा। मम्मी पापा जब पैसा बचाते हैं तो बोलते पापा हम पे खर्चा नहीं करते, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा तेरे ही काम आएगा, तेरी हायर एजुकेशन के लिए बचा बचा के रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैसा पार्टनर के ही काम आएगा। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर भाई प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर को खुश होना है, और खुश होने का मतलब है क्रेडिट होना, तो पार्टनर्स को सबसे पहले खुश कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, पार्टनर को कर दो हैप्पी, खुश हो जाओ भाई तुम्हारे अकाउंट में किस चीज का पैसा आने वाला है, प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट बैलेंस अमाउंट होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट वाला हिस्सा। और अगर इसके ही उल्टा अगर कहीं लॉस हो गया होगा तो उसकी उल्टी एंट्री कर दोगे आप, क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। ठीक है, ये वाली एंट्री के चांसेस कम है, बट यही सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, जो भी बैलेंस होगा, अगर हमने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया था तो जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पर आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट आने के बाद। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन, ये भी दोनों चीज़ें छोटी छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप समझ लोगे। आपने 11th में जो पीएनएल अकाउंट बनाया था, तो पीएनएल अकाउंट में जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी चार्ज कहलाती हैं। चार्ज का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो चीज़ देनी है। एम्प्लॉय को सैलरी देने से मना कर दोगे क्या, क्या बोलोगे हम सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है, तुम लोगों ने कोई काम नहीं किया, भाई सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये होते हैं चार्ज। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें आते हैं, वो तब बनाए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा आईओसी है, यहाँ पर सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर इनसाइडर से रिलेटेड है, यहाँ पर आईओडी है। ठीक है, और यहाँ का जो नेट प्रॉफिट आता था, इस नेट प्रॉफिट को ही तो आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पहले पी एंड एल बनाया
और फिर इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन मैंने क्या बोला, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट वे में बांटने का एक तरीका है। एप्रोप्रिएट वे में बांटने का तरीका मतलब क्या है, आपको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट, देखो हम चाहते हैं तो ये प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट था 5 लाख, इसको डायरेक्ट बांट देते रेशियो में, लेकिन नहीं, जिसने ज्यादा पैसा दिया होगा उसे आईओसी मिलेगी तो वो खुश हो जाएगा, जिसने ज्यादा काम किया उसे सैलरी मिले, जो ज्यादा बिजनेस लेकर आया अगर उसे कमीशन मिले तो वो ज्यादा हैप्पी होगा, ज्यादा मन लगा के काम करेगा, ठीक है। जिसने ज्यादा ड्राइंग की है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो तो अगली बार से वो ड्राइंग कम करेगा। तो ये सब चीजें प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट वे में बांट रहे हैं हम। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे का पूरा प्रॉफिट ही एप्रोप्रिएट वे में बढ़ जाए और लास्ट में कुछ ना बचे, जबकि अगर हम ये एप्रोप्रिएशंस नहीं होते तो डायरेक्ट यही प्रॉफिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट को और बेहतर तरीके से, न्याय प्रिय तरीके से, ठीक है, जस्टिफाई तरीके से, ठीक है, हम एक कहते हैं ना, जिसने ज्यादा किया उसको ज्यादा हम लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस है। जितने भी चार्ज हैं वो यहाँ आएंगे। पूरे के पूरे पार्टनरशिप बिजनेस में दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया है और उस पर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक तो वो आएगा यहाँ पर, और दूसरी चीज रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर कब, ये फर्म जो थी, ये फर्म, इस फर्म के आधे हिस्से में लाला रहता था, ठीक है, और आधे हिस्से में फर्म थी। तो लाला ने अपना घर किसको दे दिया था, फर्म को दे दिया था। अब लाला ने अपनी कुटिया फर्म को दे दी, उसी में उसकी दुकान चल रही है। तो ये तो उसने फर्म के ऊपर एहसान किया, और फर्म किसी एक की तो है नहीं, दोनों की है, लाला और बाला की। तो भाई सीधी सी बात है, उसको जो रेंट दिया जाएगा वो एज अ चार्ज माना जाएगा, क्योंकि अगर वो स्पेस अपना नहीं देता फर्म के लिए तो हमको फिर बाहर स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ता, रेंट पे लेना पड़ता, उसका किराया देना पड़ता, वो भी तो फर्म के P&L में डेबिट होता। इसलिए दो चीज, अगर लोन पार्टनर नहीं देता तो किसी और से लेना पड़ता, वो भी तो P&L में डेबिट होता। इसलिए दोनों चीजें सिर्फ चार्ज होंगी, बाकी पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब एप्रोप्रिएशंस की कैटेगरी में आएंगे। और ये तभी होते हैं जब हमको प्रॉफिट होता है, जबकि चार्ज प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं होते। हमको लॉस हो प्रॉफिट हो, हर केस में आपको देना है तो देना है, उनको आप देने से मना नहीं कर सकते। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से ट्रीट की जा सकती है। सबसे पहले तो इसको एप्रोप्रिएशन माना जा सकता है। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है एप्रोप्रिएशन मानना है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया है कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शॉर्ट में मैं इसको आईओसी ही बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज है तो सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड, आपको देना ही है आंख बंद करके, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। दूसरी चीज, बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन होगी, 99% केसेस में एप्रोप्रिएशन होगी। इन दैट केस आपको क्या करना है, अगर लॉस हुआ तो मत देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तभी देना। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट दे दो भाई। सफिशिएंट का मतलब है एप्रोप्रिएशंस लेस देन प्रॉफिट। सफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सफिशिएंट का मतलब होता है जो हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं वो कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो दे दो, बेझिझक दे दो, लेकिन प्रॉफिट तो है बट इतू सा प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, जरा सा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। खाना तो है थाली में लेकिन पेट नहीं भरेगा, वैसा वाला हाल है। तो अगर इसको कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा तो हमारे एप्रोप्रिएशंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपका एक एप्रोप्रिएशंस रेशियो निकालना पड़ेगा। उस एप्रोप्रिएशंस रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना बस। यानी कि सपोज करो हमारा ये जो प्रॉफिट है वो है 20,000 का, और हमारे जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो है 50,000 के। अब इस 50,000 में सपोज करो 30,000 का ए का है और 20,000 का बी का है, ठीक है, एप्रोप्रिएशंस, या सपोज करो यही आईओसी है। तो इस 3:2 में ही इसको बांट देना, किसको, 20,000 को, बस देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। यानी एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा अगर होंगे तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस आएंगे, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपको पता ही होगा ओपनिंग कैपिटल, अगर मैं यहां से बिजनेस शुरू करता हूं और यहां पर खत्म कर रहा हूं, ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी यहां पर दिया जाता है, लेकिन किस अमाउंट पे दिया जाता है, इस अमाउंट पे। क्यों भाई, सीधी सी बात है, पैसा यूज करते हैं तब उस पर ब्याज देते हैं। आज तो हम यहां खड़े ही हुए हैं, तो हमने कौन सा पैसा यूज किया होगा, ये वाला पैसा यूज किया होगा यहां से यहां तक। तो ये ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आपको अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी
तो भाई कैसे निकालेंगे, चलो हम बात कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे, जब जब सर पता कैसे चलेगा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है और ओपनिंग कैपिटल गिवन है ही नहीं, हमको लग रहा है निकल, लेकिन निकाली जा सकती है, कैसे निकालेगी, तो समझ लेना कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। जैसे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग के बारे में बोल रखा है, प्रॉफिट्स के बारे में बोल रखा है, तो समझ जाना कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि जब हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स याद दिला देता हूं। आपने 11th में क्या किया था, आपके पास ओपनिंग कैपिटल होती थी, बैलेंस शीट में अगर याद करोगे तो बैलेंस शीट में आप ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते थे प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्राइंग, ठीक है, ऐसा ही करते थे, तब आप जहां पहुंचते थे उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे 11th में। खैर क्लोजिंग और ओपनिंग वर्ड हम यूज नहीं करते थे, बट ये ओपनिंग होती थी और ये क्लोजिंग। अब आपको क्लोजिंग दे रखी है, आपको बस जस्ट उल्टा करना है, क्लोजिंग कैपिटल में आपको प्लस कर देना है क्या, ड्राइंग, और माइनस कर देना है प्रॉफिट। इतना करने पर आप कहां पहुंच जाओगे, ये होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे दिया जाएगा। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और वन शॉट वीडियो में हमने जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और आपको और डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया और किस पे ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राइंग दो तरह की होती है, ड्राइंग दो तरीके की होती है, चार्ज अगेंस्ट या हम कह सकते हैं विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो ड्राइंग अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है मैंने अपने पैसे में से ही पैसा निकाल लिया, तो ड्राइंग अगेंस्ट जो कैपिटल होगी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुई तो ये इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जबकि इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट अफेक्ट किसको करेगी, आईओसी, ठीक है, आईओसी को अफेक्ट करेगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके पास बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे मैथड यूज हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बहुत सारे तरीके हैं और ये आपको कुछ अजम्पशंस पर भी चलता है, इसलिए अजम्पशंस ध्यान देना। केस 1 सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, फ्लैट रेट बोलते हैं इसको, भैया सीधा रेट दे रखा है, आगे कोई कहानी नहीं दे रखी, पर एनम है, पर मंथ है, कुछ नहीं दे रखा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हो जाएगा, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। सपोज एक बंदे ने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, रेट ऑफ ड्राइंग 10% है, तो आपका 5000 आईओडी हो जाएगा, ठीक है। केस 2, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग इज गिवन एज परसेंटेज पर एनम, अगर पर एनम में दिया है तो दो केस बन सकते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग दी है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दी है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं दी है तो जो भी आपका ड्राइंग का अमाउंट होगा, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 अपॉन 12। आप ये मान लोगे कि कुछ ड्राइंग शुरुआत में हुई होगी, कुछ आखिरी में हुई होगी या बीच में हुई होगी, आप हाफ कर दोगे जस्ट रेट को, यानी कि सीधा हाफ रेट ले लोगे, मैं कहूं तो सीधा हाफ रेट, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना, यानी रेट का आधा कर दोगे। 10% पर एनम दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, ठीक है। जैसे बंदे ने 50,000 रुपए निकाले, ठीक है, बंदे ने 50,000 रुपए विड्रॉ करे और रेट 10% है, तो 6/12 कर देना, 5 हो जाएगा, अमाउंट आएगा 2500, ठीक है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है और रेट पर एनम में दे रखा है, तो दूसरा केस, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जो भी टाइम अपॉन 12, ठीक है। जितना भी टाइम है, 2 महीने 3 महीने, 2 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया तो 2/12 कर देना, आखिरी के 2 महीने में निकाला,
शुरुआत के 2 महीने बाद निकाला, यानी कि 10 महीने के लिए निकाला, तो 10/12 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया पहला अजम्पशन वाला पार्ट। अब दूसरा, व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन इन डिफरेंट डेट्स, तो देर आर 2 मेथड्स। अगर अलग अलग अमाउंट बंदे को जब जरूरत पड़ती है तब पैसा निकाल लेता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई बोले ना मेरे से कि सबसे ज़्यादा सिचुएशन कौन सी हो सकती है, तो यही होती है कि बंदा जब जितनी ज़रूरत पड़ी यार तब उतना पैसा निकाल लिया, उसे मज़ा थोड़ी आ रहा है पैसा निकालने में, जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेता है। और ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज अगेंस्ट जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, बी केयरफुल। तो व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड हमारे बाबा दादा परदादा जो यूज करते चले आ रहे हैं बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, वही होता है। ठीक है, जैसे एक बंदे ने जैसे फिलहाल में तो मैंने यहाँ लिख रखा है, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट। हर अमाउंट के लिए सेपरेट सेपरेट निकालोगे। एक बंदे ने 10,000 रुपये जुलाई में निकाले तो 9 मंथ का निकाल दोगे। फिर 15,000 रुपये उसने दिसंबर में निकाल दिया 1 दिसंबर को, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। प्रोडक्ट मेथड में एक बार में कैलकुलेट होते हैं, तो हम इसके प्रैक्टिकली देखेंगे हम कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले राजू इज अ पार्टनर, हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। राजू इज अ पार्टनर, राजू एक पार्टनर है इन अ फर्म। During the year ended 31st March 2024, he withdraw the following amount, calculated the interest on drawing at 12% per annum। ठीक है, बंदे ने कब कब ड्राइंग की है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले बंदे ने ड्राइंग की है, हम यहाँ पर सिंपल मेथड से 1 मई को ड्राइंग की है, 1 मई 23, कितना अमाउंट निकाला है 20,000। फिर 1 अगस्त को निकाला है 5,000। फिर 30 सितंबर को निकाला है 6,000। ठीक है, एंड फिर 31 जनवरी को निकाला है कितना 2,000। अब आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, तो देखो सबसे पहले तो 12% लगा दो, क्या कर दो, ये तो हो गया 12%। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पर आईओडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12, जितना टाइम है ये देखो। अब टी अपॉन 12, ये पैसा कितने दिन यूज हो रहा है, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक देखो कितने दिन यूज हो रहा है। मई पूरा काउंट कर लेना, यानी अप्रैल की तो हटाना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से मैं बात करूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई छोड़ दो, बाकी 4 महीने छोड़ दोगे तो 8/12। ठीक है, 30 सितंबर है, सितंबर पूरा गया, 1 अक्टूबर सीधा सीधा 6 महीने 6/12। 31 जनवरी, जनवरी पूरा गई, फरवरी और मार्च सिर्फ 2 मंथ 2/12। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2200 सही तो किया 22, हाँ 22, ये कितना हो जाएगा 400 रुपये, बिल्कुल 400 रुपये। ये कितना हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। टोटल करो कितना आ रहा है 26, 29, 3,000। ठीक है, आपका 3,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी आ गया है, ये सिंपल मेथड था। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में आपने जो डेट्स यहाँ पे लिखा ली है वो सब यहाँ पर एज इट इज हम लिखेंगे, 1 मई, 1 अगस्त, 1 मई, 1 अगस्त, 1 सितंबर था ना, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 30 सितंबर, 31 जनवरी। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था यहाँ पर 20,000, 20,562। अब आपको क्या करना है, मंथ टू 31 मार्च 2024 तक, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मंथ कैलकुलेट करे थे टाइम में 11, 8, 6, 2, यही यहाँ पे लिख लो 11, 8, 6 और 2। कैसे भाई, इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको दूरी निकालनी है हर एक चीज़ से, समझ में आ रहा है, ये आपको दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। अब आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है तो ए इंटू बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जीरो यानी कि 2,20,000। ये कितना हो जाएगा 40,000। ये कितना हो जाएगा 36,000 और ये कितना हो जाएगा 4,000।
टोटल कर लीजिए पहले तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 40 80, ये हो गया 3 लाख, ये कितना हो गया 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट निकाला है इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। बोलो ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से बन गया। अरे भाई यहाँ पर हर बार देखो एक चीज कॉमन देखो, ढूंढो जरा वो कॉमन चीज जो इसमें दिख रही होगी तुमको। हर जगह क्या आ रहा है, ये कॉमन चीज, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये 12 वाला, इधर वाला जो हिस्सा है ये पूरा कॉमन है, हर बार एक ही तो है। सबके नीचे क्या आ रहा है 12 अपॉन 100 इंटू 12, नीचे देखो। और जो अलग था उसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो हर बार अलग था उसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर इसमें वो अलग वाली चीज का ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है तो बस 3 लाख, ठीक है। 3 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1200 कर दो, ठीक है, सॉल्व कर दो, आ गया 3000, एक ही बार में आंसर। सर ये बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। अरे भाई डिपेंड करेगा कि कौन सा बोला है उसने। अगर दूसरी चीज, दोनों बराबर है मेरे हिसाब से, तो अगर एक दो ही ड्राइंग है तो आप सिंपल मेथड यूज करो, दो चार चीजें दिख रही हैं तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, एक ही बार में आंसर चाहिए प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो इजी और टफ कुछ नहीं है, सब एक जैसा है। ये हो गया अपना प्रोडक्ट मेथड। अब चौथा केस भी है। चौथा केस क्या है, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली, ठीक है। इस पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहेंगे। अगर एक बंदा रेगुलर ड्राइंग करता है, उसकी आदत है हर महीने की पहली तारीख को जैसे सैलरी मिलती है वैसे वो महीने से पैसा निकाल लेता है, हर 15 तारीख को निकाल लेता है या लास्ट के डे को निकाल लेता है, या फिर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल अमाउंट निकालता है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल पक्का एक जैसा अमाउंट। तो ये तभी लगेगा जब रेगुलर ड्राइंग हो, लेकिन इसके साथ तीन कंडीशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आप प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर ये सारी तीन कंडीशंस अगर लग जाएंगी ना तो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा लेंदी और कौन कौन सा, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। अगर हर महीने पैसा निकाला इक्वल निकालना मेरे भाई, वाले 500 निकाल, 5000 निकाल, 50,000 निकाल, 5 लाख निकाल, इक्वल। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स शुड बी सेम, ऐसा नहीं कि कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 को, कभी 20 को, कभी 25 को, कभी 30 को, नहीं लगेगा ये मेथड, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेल यूज करना पड़ेगा। तीसरा, ये पॉइंट तीसरा यहीं से स्टार्ट हो गया, ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो हर महीने निकालो, आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो हर क्वार्टर में निकालो, सेम डेट को निकालो, सेम अमाउंट निकालो, गैप मत करना मेरे भाई, ठीक है। जैसे क्लास में आना रेगुलर आना, ठीक है। गैप करोगे समझ में नहीं आएगा, गैप करोगे इसमें ये मेथड नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहला चीज कैसे निकालेंगे, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। टोटल ड्राइंग जो भी होगी, यानी कि हमने जो मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि 12 बार ड्राइंग करेगा, अगर 1000 रुपये निकालता है तो 12 महीने में 12,000 निकालेगा। रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब इस पूरी की पूरी कहानी एवरेज पीरियड पे आके टिकती है इस फोर्थ केस के लिए। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्टकट तरीका है इसको निकालने का, लॉन्ग कट तरीका भी है, बट लॉन्ग कट मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है, अगर मंथली के केस में मैं बात करूं, अगर एक बंदा मंथली ड्राइंग करता है, ठीक है, तो कब कब कर सकता है, बिगिनिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है और एंड में कर सकता है। बिगिनिंग में अगर ड्राइंग की उसने, तो सपोज करो हर बार वो 1 जनवरी को ड्राइंग करता है, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 दिसंबर को। यहां से 31, या अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो यहां से 31 दिसंबर तक कितना दिन होंगे, 12, और यहां से 31 दिसंबर तक कितने दिन होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना एवरेज टाइम आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ। अगर बंदा मिड में ड्राइंग करेगा तो 15 जनवरी को करेगा, सपोज 15 जनवरी को, तो यहां से कितने टाइम होगा, 11.5, और लास्ट में कितना होगा, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा। हमेशा याद रखना मिड में जब भी करेगा एवरेज टाइम कितना आएगा, 6 मंथ, कितना आएगा, 6 मंथ। एंड में करेगा तो जनवरी तो पूरी निकल गई, तो 11 ही महीने बचे, दिसंबर भी पूरा निकल गया तो 0, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, तो 11/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, क्लियर। ऐसे भी क्वार्टरली वगैरह भी हम कर सकते हैं, इसका मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ,
अगर बिगिनिंग में करेगा, सॉरी ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, बिगिनिंग, मिड और एंड। अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है तो बिगिनिंग में होंगे 6.5 महीने, आप इसको नोट कर सकते हैं। मिड में होंगे 6 मंथ, एवरेज टाइम होगा 6 मंथ, और यहाँ पर होगा 5.5 मंथ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इसका भी मिड 6 मंथ ही होगा, मिड सबका 6 मंथ होगा। आपको शॉर्टकट तरीका भी याद करा देता हूँ। अब क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। अब 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो 1.5 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 7.5, 7.5, और 1.5 इससे कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4.5। अगर तुम मंथ क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग करते हो। ऐसे ही यहाँ पर हाफ ईयर 6 महीने का होता है। अगर आपने हाफ ईयरली ड्राइंग की तो मिड में करोगे तो 6 मंथ, बिगिनिंग में करोगे तो 9, क्योंकि 6 का आधा कितना? 3, और 6 इसमें से कम कर लो 3, 6 में से, तो ये 3 मंथ। दूसरी चीज, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर लास्ट के 6 मंथ भी आप ड्राइंग करते हो तो सोचो आप लास्ट के सिर्फ 6 मंथ ड्राइंग कर रहे हो। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि ये पूरा साल है, ये पूरे साल में आप सिर्फ आधे साल ही ड्राइंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, अब आप ड्राइंग कब कब कर सकते हो? ये अगर बिगिनिंग में हो गई, मिड में करोगे तो एक, मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ आपको। पहली ड्राइंग कब करोगे? मिड में यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी मिड वाली। अगर आप एंड में ड्राइंग करते हो तो पहली ड्राइंग कहाँ होगी? यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ पर। तो यहाँ से जब बिगिनिंग में ड्राइंग करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग यानी 6, और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट ये 6, तो यहाँ से कितना होगा? 1 महीना डिवाइडेड बाई 2, 7/2, तो कितना आएगा? 3.5। और एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा 3, और उसका आधा 2.5। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 3 मंथ एवरेज। अगर लास्ट के 6 महीने ड्राइंग की सिर्फ आपने, स्टार्टिंग में 1 महीना 0.5 जोड़ दो और यहाँ पर 0.5 घटा दो। आसान है, एवरेज टाइम निकालना आसान है, बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। ये आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इसको रख लें, काम आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? A, B and C are partners in a firm. You are informed that A draw rupees 10,000 from the firm in the beginning of every month. अगर इसमें मैं ड्राइंग की बात करूं, ड्राइंग तीनों में कॉमन ही होगी। अगर एक बंदा हर महीने 10,000 रुपये निकालता है तो 12 महीने में कितना निकालेगा? 1,20,000। अब बस ड्राइंग तो निकल गई। अब आप देख सकते हैं पहले केस में बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग, सेकंड में एंड है, और थर्ड में मिड है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 है। तो पहले केस का हमारा आईओडी कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? जो भी अमाउंट होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम मैंने आपको सिखा दिया है। तो फर्स्ट केस में टोटल ड्राइंग सभी केसेस में 1,20,000, रेट कितना है? 8%, एंड एवरेज टाइम कितना होगा बिगिनिंग में? 6.5/12। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं 9,600 तो ये आ जाएगा 5,200। ठीक है, दूसरा केस क्या है? ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू एंड है, तो एंड होगा तो 5.5/12, तो डिवाइडेड बाय 5 इसको कर देते हैं 6.5 मल्टीप्लाई विथ 5.5, तो आंसर आएगा आपका 4,400। दूसरा थर्ड केस अगर मिड में निकालता है तो 12,000, 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, कितना हो जाएगा? 4,800। क्लियर है? ये आपका फटाक से, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया है। हाँ,
ठीक है, विदाउट एनी गैप 1 घंटा हो गया लगभग। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। ये बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अगर एक पार्टनर अपनी फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है, लाला के पास बहुत पैसा है, लाला ने क्या किया है, ये फर्म है, इस फर्म को क्या किया है, कुछ पैसा लोन के तौर पर दे दिया है। दूसरा, बाला के पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो फर्म ने क्या किया है, बाला को पैसा दे दिया है, ठीक है, बाला बिजनेस से फर्म पैसा निकाल के ले जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक सेकंड और रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं सो दैट आसानी से पढ़ाया जा सके। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर ने जो लोन दिया होगा, इट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस, बी केयरफुल। ये एक डिफरेंस भी है, एग्जामिनर आपसे बायवा वगैरह में भी पूछ सकता है ऑरल क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस होता है, दोनों के ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री इसकी ट्रांसफर की गया होगी, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। जबकि अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ये फर्म के लिए इनकम होता है, लेकिन ज्यादा पीएनएल में ही है, तो पहली चीज तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर इससे क्या हो जाएगा, दुखी, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लिख लो चाहो तो समझने के लिए। पहली चीज ये फर्म की इनकम हो गई। अब इस इनकम को क्या करना पड़ेगा, वन सेकेंड, इस इनकम को पीएनएल में क्रेडिट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको पीएनएल अकाउंट में क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ये तभी होगा जब डीड में दिया होगा, और ये अगर डीड एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, ये कितना दिया जाएगा, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। अगर ये कैसे होगा, एज पर डीड, अगर क्वेश्चन में बोला है तो उससे चार्ज करना, नहीं तो हिम्मत भी मत करना, ठीक है। यानी कि हमको अगर बोला होगा क्वेश्चन में तभी हम करेंगे, और ये नहीं बोला होगा तो 6% देंगे, बोला होगा तो एज पर डीड करेंगे। डीड यानी कि पत्थर की लकीर, आपको वो तो फिर भाई साहब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो जो होगी वही रहेगी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, समरी भी मैंने यहाँ पर दे दी है। नेचर अगर मैं बात करूँ, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, ये इनकम होती है फर्म के लिए। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट, जबकि नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, ठीक है, नो डीड, अगर डीड नहीं है तो इस पर 6%, उस पर नहीं। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये एक बड़ा डिफरेंस है, ये अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो ये आपको दोनों में कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और आपको मैंने समझा दिया। अब रेंट पेड एंड पेबल टू पार्टनर, सेम ट्रीटमेंट जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया था उसका जो ट्रीटमेंट है सेम वैसे ही ट्रीटमेंट इसका भी होगा। तो व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, अगर हमने सामने वाले को रेंट दे दिया है तो हम, ये हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसको लिखेंगे रेंट टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या फिर चेक से देंगे तो बैंक, हमने पेमेंट कर दी। अगर पेमेंट नहीं किए तो क्या एंट्री होगी, रेंट टू रेंट पेबल, सीधी सी बात है। कई बार आउटस्टैंडिंग होता है, घर वालों को सबसे लास्ट में पेमेंट होता है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, और फिर जब इसको पीएनएल में, इन दोनों के बीच में और है, या तो ये होगा या वो होगा, अब इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट,
ये राइट ऑफ हो गया, ट्रांसफर हो गया। सपोज करो बंदे को 5,000 रेंट देना था, या दे दिया तो ऊपर वाली, देना था तो नीचे वाली, और ट्रांसफर की तो एक ही एंट्री होगी। सर 10,000 हो जाएगा ना, ऐसा अगर सोच रहे हो तो तुम ना मारूंगा उठा के, ठीक है। सोचना भी मत, दोनों के बीच में और लगा है, दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, या तो रेंट दे दिया है या रेंट देना बाकी है तो ये वाली, दे दिया है तो ये वाली, और फिर ट्रांसफर की एक ही एंट्री होगी पीएनएल में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज हैं। हम दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मैं कहूँगा हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करा करो, फायदे में रहोगे। क्यों? अलग अलग ज़्यादा अकाउंट बनाने हैं। तो कैपिटल अगर आपकी फिक्स है, कैपिटल अगर फिक्स है तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला तो कैपिटल हमारी फिक्स होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के जितने भी अदर पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चले जाएंगे। इसमें एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये होता है। सर ये जोड़ा जा सकता है? हाँ जोड़ा जा सकता है, टेंशन मत लो, जब रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तब जोड़ भी देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोला होगा कि फिक्स मेथड यूज करते हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर इसका नाम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्यों है? देखो भाई, इसमें कैपिटल नॉर्मली 99% केसेस में ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल होती है, इसलिए कैपिटल फिक्स हो जाती है, कोई कम नहीं करेगा कोई ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी, सारे ट्रांजेक्शन इन्हीं में आते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। फॉर्मेट की बात करें, अगर हमारा फॉर्मेट क्वेश्चन में अगर फिक्स मेथड के बारे में नहीं दिया है तो आप फ्लक्चुएटिंग यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लक्चुएटिंग फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो फिक्स के लिए आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। दूसरी चीज, अगर पार्टनर्स के बैलेंस, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिख रहे हैं तो समझ जाना फिक्स मेथड यूज होता है। कैपिटल अकाउंट की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स मेथड में हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपका कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी से ही, हमेशा हमेशा, और खत्म हो जाएगा टू बैलेंस सीडी पे, टू बैलेंस सीडी। इतना लिखने के बाद सर ऐसा ही हमने बहुत बार देखा है, फिर बनाते ही क्यों है? टेंशन ना लो, ये 99% केसेस में होगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा अगर ये कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, अगर ये कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको बाय कैश या बैंक, ठीक है। अगर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और अगर कैपिटल को कम कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भैया कम कर रहे हैं हम तो, बहुत हो गया पैसा, फर्म में ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो ये 1% केसेस में ऐसा भी हो सकता है। होप सो समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन, इतना ही होता है। दूसरी चीज, अब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी पार्टनर्स को खुश करने वाले आइटम है वो इधर आ जाएंगे, और दुखी करने वाले आइटम इधर आ जाएंगे। पार्टनर्स दुख डेबिट, सुख क्रेडिट, वाह क्या बात है। पार्टनर्स को दुखी कब होता है? पार्टनर उसके अकाउंट से पैसा निकले, उसकी बीवी शॉपिंग कर ले, उसके बच्चे शॉपिंग कर ले, फिर उस पर ब्याज लग जाए, फर्म को लॉस हो जाए, ये सारे की सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। सबसे पहले तो बैलेंसेस लिखेंगे, तो बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, सर ये हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों चीज़ें आ गई। हाँ भाई, सपोज करो एक का डेबिट एक का क्रेडिट है, ठीक है, तो दोनों साइड बैलेंस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जितनी भी चीज़ें हैं पार्टनर को खुश करने वाली, पार्टनर पहले खुश काहे चीज़ से होता है? सबसे पहले तो भाई आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, क्या बात है। पहली तारीख को सैलरी आ गई, क्या बात है, पहली तारीख को सैलरी और कमीशन, चलो कमीशन को अलग से ही लिख देते हैं, कमीशन मिल गया, ठीक है। 31 मार्च को प्रॉफिट हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ गया, खुश। अब दुख की बात कर लें, आ जाओ। ड्राइंग, पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला, दुखी, इसके ऊपर फर्म ने चार्ज किया आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस हो गया, P&L अकाउंट से आने वाला लॉस, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है तो। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन जो लोन टू पार्टनर था, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा लिया था तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीजें, इसके बाद आप लास्ट में बैलेंसेस निकाल दोगे, या तो बैलेंस टू बैलेंस बीट सीडी आएंगे अगर क्रेडिट एक्सेस है, या फिर बाय बैलेंस सीडी आएगा इफ डेबिट एक्सेस है, बस खत्म।
ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, सॉरी फिक्स मेथड में करंट अकाउंट होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरा फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड, यहाँ पर जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा जितने भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन थे जिनसे पार्टनर खुश होता था, खुशी करेंगे हम क्रेडिट। खुशी नंबर 1 आईओसी, खुशी नंबर 2 सैलरी, खुशी नंबर 3 कमीशन। और खुद से सोचो, हमने जनरल एंट्री भी तो यही की थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको रटा रहा हूँ कि खुशी और दुख। आपने क्या एंट्री की थी? सैलरी। जब आप पार्टनर को सैलरी दी थी तो क्या थी? सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था पी एंड एल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। भाई सारी चीजें यही ट्रांसफर होकर आई थी, है ना। ये मत सोचना कि ये क्या चल रहा है सुख सुखी, और बस वो तो याद करने की चीज़ है। जब आपके अकाउंट में, आपके पापा के अकाउंट में सैलरी आती है तो एक बैलेंस आता है, योर अकाउंट क्रेडिटेड विथ सैलरी अमाउंट रुपीज़ डैश डैश डैश, क्रेडिट ही होती है ना, खुश होते हैं। तो कमीशन आ गया। इसके अलावा पी एन एल अप्रोप्रिएशन का अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डेबिट साइड दुख। सबसे पहले तो पहला दुख ड्राइंग्स का, ठीक है। दूसरा दुख इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तीसरा पी एन एल का लॉस, ठीक है, लॉस को मैंने सेपरेटली लिख दिया है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है ये, ठीक है, या पार्टनर ने लोन लिया था। बस इसके बाद या तो टू बैलेंस सी डी इफ क्रेडिट एक्सेस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है तो इधर, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इधर बैलेंस आ जाएगा। होप सो आपको ये फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग समझ में आए होंगे। यही वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हैं जो यहाँ आते हैं इनसाइडर से रिलेटेड, यानी कि जो जिनसे पार्टनर खुश होता है उनको इधर लिख देना। पार्टनर खुश होता है जब उसे सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होता है अप्रोप्रिएशन में। इनके अलावा इनसे वो दुखी होता है, दुखों को डेबिट कर देंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो अब अगर मैं बात करूँ तुमसे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। कई बार ऐसा होता है पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कुछ चीज़ें हम करना भूल गए। सपोज हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमने नहीं दिया, नहीं देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, नहीं करी, ठीक है, या नहीं करनी थी, कर ली। कुछ भी ऐसी चीज़ जो होना था नहीं हुआ, नहीं करना था कर लिया, यही एरर है। तो पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। हम जो अपने जो अकाउंट्स होते हैं, जो पी एन एल होता है, ठीक है, जो बैलेंस शीट होती है, भाई उस पर ना सील ठप्पा लग चुका है, ऑडिट हो चुका है, ठीक है, सी ने साइन कर दिए, अब वो क्लोज अकाउंट है हमारे। उनके बाद अब दोबारा से हम ऑल्टर तो कराएंगे नहीं उनके ऊपर। ऐसा तो नहीं कि आपने ऑल्टर कर दिया, अब आप क्या करोगे, या तो अगले साल एक ऐसी एंट्री पास करो कि सारे पाप धुल जाए, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर क्या करो, सारी गलतियों को एक एक करके सुधारो, वो अलाउ नहीं होता, मतलब वो करना सही नहीं है। तो समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts। जो लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ वैसा ही। तो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड, देना था नहीं दिया। when the profit and losses have been distributed among the partners in the wrong proportion, गलत रेशियो में बांट दिया, ठीक है। when the profit sharing ratio has been altered, ठीक है, with effect from the some past date। अगर हम सपोज करो हम सब कुछ ठीक किया, लेकिन हमारे बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था, हमने झगड़े का हमने देखा कि भाई देखो, जब से बिजनेस शुरू किया तब से अभी हम प्रॉफिट को 60-40 में बांटते थे, अब हमारा बीच में डील हुआ है कि जो प्रॉफिट शुरू से लेके अभी तक 50-50 में बांटो। तो ऐसा भी कुछ हो सकती है डील, ठीक है। तो ये भी एक एरर है जो अब ठीक करना है। व्हेन द सैलरी कमीशन पेबल टू द पर्सन हैज बीन ओमिटेड, या कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादा दे दी, कम देना था, इस टाइप की एरर हो सकता है। तो इनको दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। पासिंग दी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, हम यही तरीका देखेंगे। और दूसरा क्या होता है, बाय पासिंग द सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, जो आपने 11th में देखा था वैसा भी आप कर सकते हो। हम यहाँ पर ये वाला पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री में जिस पार्टनर को एक्सेस मिल गया होगा, ठीक है, उस पार्टनर को क्या कर देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्या हो चुका है, पहले बंदे को एक को जो पहले एक्सेस क्रेडिट हो चुका है उसको क्या कर देना, डेबिट। और उस पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना जो शॉर्ट क्रेडिट हुआ था। यानी देखो पूरे के पूरे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता,
फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, जिस पार्टनरशिप फर्म का होता है पीएनएल अकाउंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को क्या बोलती है, कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाला हाल है, यानी जो कुछ भी हिस्सा है प्रॉफिट का वो पार्टनर के पास ही जाना है। अगर किसी को ज़्यादा सैलरी दे दी तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो गया होगा, किसी को सैलरी कम दी तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा। प्रॉफिट भी कहाँ पे जाता है अल्टीमेटली, पार्टनर्स के पास ही। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट या तो किसी पार्टनर को कम मिला होगा या ज़्यादा, जो ज़्यादा मिला होगा उसको डेबिट कर देना, जिसको कम मिला होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर है जो कि शुरुआत से हमारे यहाँ है। चलो हमारे पार्टनर के नाम लाला बाला है ना, ओके हम यूज़ करते हैं लाला और बाला, ठीक है। और ये है फर्म, फर्म के होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फर्म बनाती है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और ये कौन से होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दोनों के कौन से होंगे, कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, जो होना था अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, अगर कुछ भी चीज क्रेडिट होनी थी लेकिन होने से रह गई है, अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, अगर कुछ क्रेडिट होने से रह गया था उसको क्रेडिट कर दो। अगर पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट, ठीक है। सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था एज आईओसी, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तुमने नहीं दिया तो अब दे दो, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, खुश हो जाएंगे, तो फर्म दुखी हो जाएगी, डेबिट। अगर कुछ ऐसी चीज है अमाउंट्स टू बी डेबिटेड, अगर कोई चीज डेबिट होनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे एज आईओडी, पार्टनर दुखी हो जाएंगे, ठीक है, पार्टनर्स को दुखी करोगे तो फर्म खुश हो जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आपको देखना है नेट रिजल्ट, ठीक है, नेट रिजल्ट देखना है। और उस नेट रिजल्ट को क्या करना है, अगर फर्म एग्जांपल के तौर पे ये सपोज करो 5000 है और 1000 है, तो फर्म क्या होगी, 4000 से डेबिट। अब 4000 से अगर फर्म, सॉरी उल्टा साइड लिख दिया, वो क्या है ना, अगर 5000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट हो रही है तो फर्म को 4000 से क्रेडिट कर दोगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, ठीक है। इसको अपन कहेंगे रेक्टिफिकेशन, या हमारा जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसको नेट इफेक्ट अपन कहेंगे, नेट इफेक्ट इन पीएनएल रेशियो में दे दो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फर्म का प्रॉफिट 4000 से कम हो गया। अब 4000 से फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, फर्म को कर दोगे क्रेडिट तो सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। अगर सपोज करो उनका रेशियो 1:1 था तो इसको भी कितना मिल जाए, इसको भी डेबिट कर देना 2000 से और इसको भी डेबिट कर देना 2000 से, और फिर नेट इफेक्ट देख लेना, अगर कोई डेबिट ज्यादा हो रहा हो तो उसे डेबिट कर देना, क्रेडिट ज्यादा हो रहा हो तो क्रेडिट कर देना, बस इतना सा करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली रात बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड होगा, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। कैपिटल कैसी है, फिक्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। 8 देना था 10 दे दिया, गलती है, बिल्कुल गलती है, 2% ज़्यादा दे दिया, ठीक है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आईओसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। आईओसी जो एक्सेस क्रेडिट हो गया है, ठीक है, अगर मैं एक्स की बात करूँ तो सब भाई एक्स को कितना मिल गया, 3 लाख का 2%, 6000 ज़्यादा मिल गया, ठीक है। इसको कितना मिल गया, 2 लाख का 2% ज़्यादा मिल गया, कितना, 4000। और जेड को 1 लाख का 2% जो कि कितना होता है 2000, ये ज़्यादा मिल गया है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल रही है आपके सामने, एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जितने पार्टनर और ये रही फर्म, ठीक है। अब अमाउंट wrongly credited as IOC, ठीक है। अब अगर रॉन्गली क्रेडिट हो गया, ज्यादा मिल गया, क्रेडिट से ज्यादा खुशी हो गए, खुशी हो गई उनको, तो उनको दुखी करो, ठीक है। इस बंदे को डेबिट कर दो 6000 से, इस बंदे को डेबिट कर दो 4000 से, इस बंदे को डेबिट कर दो 2000 से। अगर सारे पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्या हो जाएगी, खुश, फर्म क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 12000 से। अब आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट। अगर फर्म क्रेडिट, भाई फर्म का क्या है, फर्म क्या बोलती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है,
तुमने मेरे को 12,000 दिए, मैं 12,000 तुम्हें दे दूंगी। अब 12,000 किस रेशियो में? नेट इफेक्ट। कौन से रेशियो में लगाना है? नेट इफेक्ट इन पीएनएल रेशियो। ठीक है, पीएनएल रेशियो क्या है? 5:3:2। आई थिंक 5:3:2 है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 5:3:2। 5:3:2 में बांट दो 12,000 का, इसको कितना मिलेगा? 6,000। इसको कितना मिलेगा? 12,000 का 36। और इसको कितना मिलेगा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 12,000 का 2/12 ना, 2,000 सॉरी, हाँ ऐसे कैसे हो गया? 12,000 का 2/10, 12 दूनी 2400, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ सही है। वो क्या पास में से कुछ और चीज़ दिख रही होती है थोड़ा सा। अब आप देखो जरा, यहाँ तक आपको क्लियर है? आपने जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, अब आपने डेबिट कर दिया। अगर आपने डेबिट किया पार्टनर्स को तो फर्म को क्रेडिट, फर्म को क्रेडिट तो फर्म ने क्या किया? फर्म तो डेबिट क्रेडिट इक्वल 0। फर्म को अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो फर्म प्रॉफिट किसको बांट देगी? पार्टनर को। बट वो किस रेशियो में बढ़ेगा? 5:3:2 में। अब आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 6,000, इसका 6,000, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। किसको कितना मिलना था? 4,000, मिला कितना? 3,600। अब इसको 2,000 डेबिट और 2,400 से क्रेडिट। अब आपको क्या करना है? एक नेट इफेक्ट डालना है। तो फर्म को देखो, फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्म तो 12,000 से डेबिट, 12,000 से क्रेडिट। अब आपको क्या करना है? इनका नेट इफेक्ट देख लो, क्या नेट इफेक्ट आ रहा है भाई? इस बंदे को 4,000 से डेबिट किया तो ये 400 से क्या, 4,000 से क्या हो जाएगा? इसको डेबिट कर देना, और ये 4,000 नहीं, 4,000 नहीं, 400, 400 से इसको डेबिट और इसको 400 से क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बस यहाँ पे एंट्री कर दो। कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है वाई और क्रेडिट हो रहा है वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। भाई खुद सोचो, वाई को पहले ज्यादा मिल गया था, वाई को प्रॉफिट कम मिला और आईयूसी ज्यादा मिल गया था, इसलिए वाई को अब डेबिट कर दिया हमने 400 से। और जेड को पहले आईयूसी ज्यादा मिल गया था, लेकिन प्रॉफिट, आईयूसी मिल गया था बट प्रॉफिट उससे ज्यादा मिल गया। कहाँ चले जाते हैं? ये रहे, उसको एज आईयूसी 2,000 मिला, लेकिन एज अ प्रॉफिट उसे 2,400 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये और ज्यादा मिल रहा है ना उसको, तो उसको क्रेडिट कर दिया, हो गई एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? देयर आर टू केसेस, या तो पार्टनर गारंटी दे सकता है दूसरे पार्टनर्स को, या पार्टनर्स गारंटी दे सकते हैं दूसरे पार्टनर, या कोई पार्टनर आके फर्म को गारंटी दे सकता है। यानी गारंटी के दो केसेस हैं। गारंटी के क्या दो केसेस हैं? ये बीच में फर्म है, ठीक है, इसको लाला और बाला चला रहे थे, ठीक है, लाला और बाला। अब एंट्री होती है काला की, ठीक है, शैतान का साला काला, ठीक है। अब लाला और बाला ने कहा कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि मिनिमम तुमको 50,000 रुपये मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम तुमको 50,000 रुपये मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे। बोला पक्का? बोले हाँ पक्का। नहीं मिला तो? बोले हम देंगे। हाँ ठीक है, ये बात सही है। एक तो ये केस होता है, एक ये केस होता है कि भाई तुम आओगे तो तुम भी बताओ हमको क्या दोगे। बोले जब मैं बिजनेस में आऊँगा ना, मिनिमम 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरी वजह से होगा। अच्छा, तो भाई साहब ये भी तो गारंटी दे सकते हैं, ये गारंटी देंगे फर्म को, तो ये कहलाती है गारंटी टू फर्म। ये गारंटी दे रहे हैं फर्म को, अगर 1 लाख का रेवेन्यू नहीं हुआ मेरे से ले लेना। तो दो केसेस हो सकते हैं, ये जो गारंटी दे रहे हैं ये गारंटी टू पार्टनर है, और ये काला जो फर्म को गारंटी दे रहा है गारंटी टू फर्म है, मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने की। चलिए यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1. C is given and the guarantee is that his share is profit in any given years would be rupees 5,000. Deficiency if any would be borne by A and B equally. जो भी डिफिशियंसी होगी वो इक्वली बॉर्न की जाएगी। और क्वेश्चन में कुछ ना हो तो याद रखना इनका जो रेशियो होता है उसी में डिफिशियंसी को बियर करना होगा। अभी फिलहाल में इन्होंने इक्वली बोला है। The profit for the year ended 31st March 2016 amounted to rupees 40,000. Pass the necessary journal entries in the books of the firm. तो सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले ए का कितना हिस्सा होएगा? ए का 40,000 का 5/10 कितना होगा? 20,000। बी को कितना मिलेगा? 40,000 का 4/10 कितना हो जाएगा? 16,000।
और सी को कितना मिलेगा 40,000 का 1/10 4,000। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट इस बंदे को 5,000 की गारंटी मिली है। अब 5,000 में अब अगर हम सी की बात करें, मिनिमम प्रॉफिट कितना था? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ सी 5,000 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कितना? एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 4,000। शॉर्ट कितना है? 1,000। ये किससे ले लेगा वो? दिस इज सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी इक्वली। तो कितना हो जाएगा? 1,000 डिवाइडेड बाय 2, 500 ईच। तो क्या करना, इनमें से 500 यहाँ से माइनस कर लो और 500 यहाँ से माइनस कर लो। इसका हो जाएगा 15,500 और इसका हो जाएगा 19,500। और इस बंदे के कैपिटल अकाउंट में इस केस में 1,000 रुपये ऐड कर दो, इसका हो गया 5,000। बस ये पूरी कहानी है। अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना हो तो आप कौन सा अमाउंट दिखाओगे फाइनली? 19,500, ये 15,500 और 5,000। ठीक है। अगर इसकी जनरल एंट्री करनी हो तो जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जनरल एंट्री मैं आपको करा देता हूँ 1 सेकेंड। सबसे पहले तो जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है 2A 2B और 2C, ठीक है, कितना 40,000। 40,000 में इसको कितना मिला था 20, इसको कितना मिला था 16 और इसको मिला था 4। एक तो ये वाली एंट्री हो गई। ठीक है, इससे दूसरी चीज़, अब इन दोनों को डेबिट कर देते हैं, ए और बी डेबिट 2C। ये सेक्रीफाइस करने की एंट्री हो जाएगी 500 500 और 1,000। मिल गया ना सी को? सी को 5,000 का बेनिफिट चाहिए था, हो गया। ठीक है, इन दोनों को 20 और 16 मिले, 500 500 गए, नेट इफेक्ट खत्म। अब मिनिमम अर्निंग और गारंटी बाय अ पार्टनर। ठीक है, जैसे एक पार्टनर ने गारंटी दे दी कि मैं इतना कमा के जरूर दूंगा, तो यहाँ पे लिखा है जय विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। क्या क्या दे रखा है आप देख सकते हैं। ठीक है, मंथली सैलरी 15,000 ईच दोनों को मिलेगी, जय एंड विजय को। जय गारंटी दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है कि भैया मेरी वजह से 2 लाख का प्रॉफिट जरूर होगा। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2025, Jay earned a profit of rupees 1,75,000 and the profit of the firm amounted rupees 15,000। ठीक है, जय ने कंट्रीब्यूट किया 1,75, 2 की गारंटी दी थी बट हुआ 1,75। अब इन दैट केस 25,000 की डिफिशियंसी ले लो उससे जिसने गारंटी दी, जय ने दी थी। शोइंग और वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर P&L अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ओहो, तब आप अपनी जगह पे रहिए। ठीक है, बोला गया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है। ठीक है, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 15 लाख रुपए का। अब जो डिफिशियंसी आ रही है ना, वो डिफिशियंसी जय से मंगा लो। तो जयस कैपिटल अकाउंट, जय का कैपिटल अकाउंट से कितना 2 लाख की गारंटी दी थी भाई साहब ने उड़ी में कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा। 1.75 लाख यानी 25,000 ये हो गया। बस जिसने गारंटी दी अगर वो नहीं दे पाता उससे मंगा लो। इसके बाद प्रॉफिट को नॉर्मल रेशियो में बांट दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी, पहले सैलरी देंगे, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, टू सैलरी। अब किस किस को कितनी सैलरी मिल रही है देख लेते हैं। इनको 15,000 ईच, दोनों को, जय और विजय को, दोनों को सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो जय को कितनी मिलेगी? 15,000 इंटू 12 कितना होगा? 1,80,000। विजय को कितनी सैलरी मिलेगी? 15,000 इंटू 12, इस बंदे को भी 1,80,000 रुपये मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, बस 15,25,000 में से इस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए और पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशियो है उसमें बांट देंगे। कितना प्रॉफिट होगा? सबसे पहले तो ये हो गया 15,25,000, 15.25 लाख। 15,25 माइनस 360, 11,65,000 का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो।
जय, विजय, और एक और पार्टनर का नाम क्या है? करण। यस करण, रेशियो 2:1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, इसका तो आएगा 2,33,000। ठीक है, 4,66 और 4,66, बस खत्म। इतनी सी कहानी थी। अगर जब भी कोई पार्टनर गारंटी देता है और उतना अर्न करके नहीं दिखा पाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लो। यानी बंदे को मिल इतना रहा है, उसने में से 25 आ रही है। यानी अगर नेट अगर देखा जाए, सॉरी नेट, अगर जय नेट प्रॉफिट कितना होगा अगर देखा जाए तो भाई 4,66,000 रुपये की उसने अर्निंग की, जिसमें से 25,000 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, कितना होगा 25 और 16, 30, 40, 41, 4,41,000। ये नेट मिला उसको, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, जिसने गारंटी दी उसके अकाउंट से लो। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो हमारा ओवर होता है। यहाँ पर हमने सभी कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अनदर चैप्टर में, हम लोग अनदर टॉपिक अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको ये वन शॉट वीडियो पसंद आया होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।